Very good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry. Now, dear friends, we know that due to this lockdown, the teaching learning process are completely barred. And that's why I am decided to take your online class for standard 10th. जिसके कारण बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका सिलेबस पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा ये ट्राई है कि मैं एनी हाउ तुम लोगों को घर बैठे थोड़ा बहुत पढ़ा सकूं और तुम्हारे सिलेबस को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करें। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का एक वीडियो लेके आया हूं। राइट नाउ इन 10th स्टैंडर्ड की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में उतना ज्यादा कुछ नहीं है। राइट 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ने, फिर वो स्टेट बोर्ड हो चाहे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड हो, देयर इज ओनली 4 चैप्टर, बट ऑल दिस 4 चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको सारे चैप्टर्स का स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा। राइट सो आज हम लोग वहां यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इजी चैप्टर्स है और बहुत बेसिक चीजें उसमें दिया हुआ है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हाउ विल यू क्लासिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, एलिमेंट्स क्या होता है। राइट कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग वहां पे डिस्कस आज हम लोग करेंगे। राइट तो बिफोर द प्रोसीड ऑफ चैप्टर हम लोग कुछ सिंपल सी चीजें अगर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब है क्या एक्चुअली। सो एलिमेंट इज अ वन टाइप ऑफ मैटर। अब सर मैटर क्या है? Matter means any material object which having mass and occupy space। ऐसा कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसमें क्या प्रेजेंट है, मास है, और वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, मींस आंख, नाक, कान, राइट, उससे हम लोग जिसको फील कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। जैसे हवा आ रही है, हवा को हम लोग फील करते हैं, मींस एयर क्या है, एयर इज अ मैटर। एयर क्या है तुम्हारा, एयर इज अ मैटर, मींस एनीथिंग विच कैन फील इज अ मैटर। कोई भी चीज ने स्पेस ऑक्युपाई किया है इज मैटर। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी मैटर है, क्योंकि उसने यूनिवर्स का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है और वो उसमें कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है। अब मैटर कितने टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के रहते हैं। मैटर में बी सॉलिड, मैटर में बी लिक्विड, मैटर में बी गैस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का क्या रहता है, उसका शेप भी फिक्स रहता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। तो ऐसा मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा, अभी मोबाइल को फेंक के देखो, उसका शेप चेंज होता है क्या? नहीं। मोबाइल को किसी बैग में डाल दो, बैग में उतना स्पेस ही ऑक्युपाई करेगा, उसका साइज चेंज होगा क्या? नहीं। मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बट अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मैटर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है बट उसका शेप फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम लोग 2-3 अलग अलग टाइप के बॉटल्स लेते हैं, राइट, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अब हर एक बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक भरा रहता है वो किसका शेप में रहता है, वो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स उस बॉटल के शेप में प्रेजेंट रहता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता। कोई भी लिक्विड का शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है, उसका शेप कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। दूसरा, अगर हम लोग उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स है बट उसका शेप फिक्स नहीं है। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी आधा लीटर है और एक कंटेनर जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। हम लोग आधा लीटर क्या लिए, मिल्क लिए, उसको आधे लीटर वाले कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मतलब पूरा वॉल्यूम, एक आधा लीटर का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। अगर उसी को हम लोग 1 लीटर के कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, वो
क्या होगा, 1 लीटर का कंटेनर क्या करेगा, वॉल्यूम उसका क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। जैसे अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, सपोज द फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, राइट, ये सेकंड कंटेनर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस कंटेनर में इतना हम लोग क्या लेते हैं, मिल्क डाल देते हैं, तो इस मिल्क को इसमें पोर करेंगे तो क्या करेगा, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यहाँ पे भी उसने 500 ml ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे भी क्या ऑक्यूपाई किया है, 500 ml, मतलब वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, फिक्स है। अब यही अगर गैस होता तो गैस इस कंटेनर में डालते तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता, गैस इस कंटेनर में डालते तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता, मतलब गैस का वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं रहता, राइट। तो हम लोग मूव करते गैस का, हम लोग पहले लिक्विड को देख लेते। तो लिक्विड हैविंग fixed volume but shape is not fixed, solid having fixed volume and fixed shape, right? What about gases? Gases का ना तो शेप फिक्स रहता है ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ऑक्यूपाई करता है, और जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम भी क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैसीय लिक्विड का शेप और वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं रहता है, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब मैटर तो हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। देन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स आर नथिंग बट, एलिमेंट्स इज अ one type of matter which consists of only one type of atom। तो एलिमेंट ऐसा मैटर है जो किससे बना हुआ है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। एलिमेंट इज अ मैटर व्हिच इज मेड अप विद ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा टाइप के एटम उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग कोई आयरन का एक रॉड लेते हैं, तो उस आयरन के रॉड में सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, Fe मेटल प्रेजेंट रहेगा, राइट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हियर वी जस्ट टेक वन आयरन रॉड। इस आयरन रॉड पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, Fe मेटल ही प्रेजेंट है, इसके अलावा दूसरा मेटल यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा। Fe मेटल ही प्रेजेंट रहेगा, दूसरा मेटल प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो एक चीज लेते हैं हम लोग। अब ये जो एलिमेंट है कितने टाइप के होते हैं, तो एलिमेंट्स के 3 टाइप होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है तुम्हारा, the elements are generally 3 type। First one is metal, second one is नॉन मेटल, एंड थर्ड वन जो रहता है मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं। मेटल का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो मेटल्स में क्या आएगा तुम्हारा, सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, बेरिलियम भी एक तुम्हारा एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, राइट, बेरियम एलिमेंट है। तो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल की बात करें तो क्या आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, फास्फोरस आता है, राइट, एटसेट्रा। दिस ऑल आर नॉन मेटल। इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। ये हार्ड रहते हैं, नॉन मेटल क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity, but there is an exception. कार्बन, कार्बन में जो ग्रेफाइट फॉर्म रहता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब ऐसे एलिमेंट which can show properties of metal as well as non metal, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलॉइड। जैसे कि हम लोग अगर सिलिकॉन लेते हैं, जर्मेनियम लेते हैं, एटसेट्रा, दे ऑल आर मेटलॉइड्स। अगर तुमने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो वहां पे एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, तो जिगजैग लाइन में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे मेटलॉइड्स मतलब ऐसा एलिमेंट which can show properties of metal as well as properties of non metal। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, we can call them as metalloids। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटलॉइड्स, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ।
ना उसके बाद आता है एटम क्या होता है। तो एटम आर नथिंग बट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिसोसिएट फर्दर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिसोसिएट फर्दर आर कॉल्ड एज एटम। सो अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम क्या रहता है, एक्चुअली एटम से ही एलिमेंट्स बनता है, एटम से ही मैटर। मतलब जैसे हम लोग अगर लिविंग थिंग में देखें तो सेल जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम। सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम। अभी एटम होता क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिसोसिएट फर्दर इज कॉल्ड एज एटम। अब ये जो तुम्हारा एटम है, इसका अगर हम लोग शेप देखें तो कोई भी एटम क्या रहता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। कौन से शेप में रहता है, स्फेरिकल इन शेप। नाउ एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। और इसके जो बाहर का पोर्शन रहता है, मतलब इसके अंदर को छोड़ के इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, राइट। इसको हमने न्यूक्लियस बोले और बाहर वाले को क्या बोले हमने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अभी एटम में बेसिकली इन केमिस्ट्री हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मींस एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर कैसे रहता है, तो अगर हम लोग देखेंगे एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहता है वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। Here P stand for प्रोटॉन। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। अब अगर हम लोग इसके चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन्स का चार्ज क्या रहता है, इट इज द पॉजिटिव चार्ज, electrons are negative charge and neutrons are neutral। मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसका नेचर क्या रहता है, इट इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो किसी भी एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज वो कहां पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और का पूरा नेगेटिव चार्ज कहां रहता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, चार्ज स्पेसिस में क्या प्रेजेंट है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, राइट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट एक्चुअली बताने का मेरा मोटो है कि तुमको क्लासिफिकेशन करना है, तो तुमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट पता रहना चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हर एक एटम जो है उसमें 3 चीजें हैं, उसमें प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और उसमें न्यूट्रॉन है। तो सर हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब सोडियम में भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिर अलग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे अगर हम लोग लेते हैं, हर एक इंसान क्या रहते हैं, नाक रहता है, कान रहता है, मुंह रहता है सबके पास, लेकिन सबका जो शेप है, राइट, सबका जो अपीयरेंस है वो क्या रहता है, अलग रहता है, बराबर है। तो उस प्रकार से एलिमेंट्स को अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर हमको एलिमेंट को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर एटॉमिक मास नंबर। तो हमको वही चीज पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है।
The atomic number means what? The number of proton or electron present in atom. तो atomic number क्या होता है? Number of proton or electron. ठीक है? The atomic number है nothing but number of proton or electron. और यहाँ पे वर्ड आना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. मान लो कोई एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम? क्या आएगा उसका एटॉमिक नंबर? 5. एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन. तो तुम कैसे आंसर करते आना चाहिए. सो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ proton or electron. An atomic number can be represented with the help of one symbol called as Z. Z से हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा जो चीज हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक मास नंबर. क्या देख रहे हैं? एटॉमिक मास नंबर. तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल कितने हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं? वो सम अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? एटॉमिक मास नंबर. और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ए स्टैंड फॉर एटॉमिक मास. नाउ अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. एंड दैट्स व्हाई कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस. तो हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं. एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम, and atomic mass means the number of proton plus neutron present inside the nucleus, and this is collectively called as nucleus. Now dear student, तुमने देखा होगा एटम क्या रहता है? न्यूट्रल. बराबर है सर. अभी तो बोले एटम के अंदर दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. राइट? आई एम एग्री. मैं मानता हूं कि मैंने बोला कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. एंड दैट्स व्हाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण ओवरऑल जो एटम रहता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल. जैसे मान लो 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10 ही. जब तक हम लोग वहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करते हैं. Right? The neutral atom number of proton is always equal to number of electron, and that's हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर. अब क्या सर हर बार हमको ऐसे निकालना पड़ेगा डायग्राम? नहीं. तो हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं. तो एटम कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एक्स. इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स, वेयर एक्स के हम लोग नीचे क्या लिखते हैं? Z, और ऊपर क्या लिखते हैं? A. So this is the general representation of any atom. X symbol of atom, Z atomic number of that atom, and A mass number. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? X मतलब symbol, right? Z मतलब atomic number, और A मतलब mass number. ये मतलब क्या रहता है? मास नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेता है सोडियम. मैंने एक सोडियम एग्जाम्पल लिया. मैं नाम लेता हूं सोडियम, और मैंने बोला सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12. राइट? नाउ कैन यू प्रेडिक्ट सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ दैट सोडियम एलिमेंट? हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. राइट? तो हमारे पास डेफिनेशन है. तो सोडियम का सिंबल क्या है? X मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे Na आएगा. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो 11 है, तो एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 11 आएगा. अब नंबर ऑफ एटॉमिक मास मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, टोटल कितने हो जाएंगे? 23. तो दिस इज द सिंबल एंड एटॉमिक एंड मास नंबर. अब अगर मान लो इसका हम लोग रिवर्स लेते,
इसका हम लोग एक रिवर्स लेते हैं। नाउ सपोज मैं क्या कर रहा हूं, कैल्शियम 2040, एक मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट। अब मुझे इसमें से पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन कैल्शियम, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे मुझे पता है कि ये क्या है, 20 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर है, और 20 क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। क्यों रहेगा 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज हमने एक चीज क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। मानते हैं इस बात को, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखा था मास नंबर, दैट इज ए इज नथिंग बट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर है। P क्या स्टैंड कर रहा है, प्रोटॉन, N क्या स्टैंड कर रहा है, न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। यहां तक बात समझ में आई ना? अब यहाँ पे देखो टोटल मास नंबर कितना दिया है, 40 इज इक्वल टू, प्रोटॉन अपने पास 20 है प्लस N, N की वैल्यू निकाल सकते हो, 20 को इधर शिफ्ट करो, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। मींस यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन, वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहता है। कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, उसका सिंबल दे देगा, या फिर एक्स बोलेगा, उसका एटॉमिक नंबर देंगे और बोलेगा तुमको एलिमेंट को फाइंड आउट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है इनिशियली 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, तो तुमको एटॉमिक नंबर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर लर्न हो जाना चाहिए। हम लोग करेंगे उसको लर्न, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुमको यहाँ पे पता रहना चाहिए था जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, राइट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्चुअली पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। So we can start with a new chapter, that is first chapter, periodic classification of elements, right। now हमने अभी तक सीख लिया है कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स इज अ वन टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स में बी मेटल, में बी नॉन मेटल, में बी मेटलॉइड्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो हमने इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, अब इस चैप्टर में हमको कौन कौन से सब टॉपिक स्टडी करने वो हमको देखेंगे। तो इन दिस चैप्टर देयर आर 5 मेन सब टॉपिक। फर्स्ट, एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। सेकंड, डोबर्नियर ट्रायड्स। थर्ड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। एंड फिफ्थ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट है, डोबर्नियर साइंटिस्ट है, न्यूलैंड्स इज साइंटिस्ट, मेंडेलीव भी साइंटिस्ट है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने दिया है हेनरी मोस्ले, वो भी एक साइंटिस्ट है। तो इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश किया हुआ है। मींस दे कैन क्लासिफाई द एलिमेंट, बट सबके कुछ फेल्यूर है, सबके कुछ एडवांटेज है, सबके कुछ डिसएडवांटेज। अब डोबर्नियर फ्लॉप हुआ था, करके न्यूलैंड आया। न्यूलैंड फ्लॉप हुआ था, करके मेंडेलीव आया। मेंडेलीव फ्लॉप हुआ, करके वहां पे हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डाला है। नाउ हेनरी मोस्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आज भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर करेक्ट कंपेयर टू द अदर 3। नेक्स्ट, कुछ बेसिक चीजें तुम यहाँ पे ध्यान में रखो। सो टिल नाउ साइंटिफिक वर्ड कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी एलिमेंट, 118 एलिमेंट अब तक फाइंड आउट हुआ था। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते विद 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ओनली 30 एलिमेंट वेयर नोन। वहां पे कितने एलिमेंट पता थे, सिर्फ ओनली 30 एलिमेंट्स अपने को क्या थे, नोन थे। अब एलिमेंट जो नोन थे, अभी एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रीजन। अगर मान लो हम लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमने देखा है वहां पे हर चीज, हर किसी का एक स्टोर क्या रहता है, फिक्स रहता है। कपड़े का सेक्शन अलग रहता है, ग्रोसरीज का सेक्शन अलग रहता है, राइट, टॉयज का सेक्शन अलग रहता है, बुक्स का सेक्शन अलग रहता है। तो हर एक का पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, तो हमको इजी रहता है, हमको पता है कि उधर जाएंगे तो हमको वो सामान मिलने वाला है।
इधर जाएंगे तो हमको ये सामान मिलेगा। मींस अगर हम लोग किसी चीज को सिस्टमेटिक वे से अरेंज करते हैं तो उसका स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, बराबर है। इफ यू अरेंज द थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, देयर प्रॉपर्टी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो अभी 118 एलिमेंट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, हर एक का प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि किसी एक एलिमेंट को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी के एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमको नोन हो जाना चाहिए, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब इन 18th century there are only 30 elements, तो 30 elements को बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो कैसे किया गया था, मेटल्स आर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसको मेटल की कैटेगरी में रख दिया, ऐसे एलिमेंट जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया। बट ये चला, लेकिन जैसे ही मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई, metalloid means the element which can show properties of metal as well as non-metal, तब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अभी मेटलॉइड्स को कहां प्लेस करें, उसको मेटलॉइड्स को मेटल में रखेंगे तो नॉन मेटल बोलेगा वह तो ना इंसाफी है रे बाबा, हमने कौन सा पाप किया था कि हमको नहीं दिया बाबा, हमारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर मैं उस मेटलॉइड को नॉन मेटल में रख देता हूं तो मेटल नाराज, तो अभी करे तो क्या करे, इसलिए क्या बोला गया है, ये क्लासिफिकेशन को ही हम लोग क्या कर देते, डिस्कार्ड कर देते। तो तब से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। ड्रॉबैक क्या था इसका क्लासिफिकेशन का, देयर इज नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन मेटल्स, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन मेटल्स, राइट। तो ये था तुम्हारा इनिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया था, सेकंड क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज डोबर्नियर। अब डोबर्नियर ने क्या क्या बोला वो चीज देखो। तो डोबर्नियर का क्या बोलना था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज डोबर्नियर ट्रायड। तो उसने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट दिया और बोला कि अगर ये तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर, तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डोबर्नियर ट्रायड, अदरवाइज इसको हम लोग डोबर्नियर ट्रायड नहीं बोलेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करना कि तीनों डोबर्नियर ट्रायड है कि नहीं है, तो उसके लिए भी डोबर्नियर ने एक लॉ दिया, एक रूल दिया। उसने क्या बोला है कि 3 एलिमेंट लो, उस 3 एलिमेंट में क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या निकालना है, मीन मास निकालना है। अगर उसका मीन मास वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मिडल एलिमेंट होता है तो ही वो 3 एलिमेंट्स क्या डोबर्नियर ट्रायड है। अगर उसका मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन मास अगर मिडल एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेट नहीं होता है तो वो डोबर्नियर ट्रायड नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, राइट ना। इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स को। You just see, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता तुमको ना। लेट्स सी वन एग्जांपल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट है। सपोज मैं लिथियम को क्या बोलता हूं, ए, सोडियम को क्या बोला, बी, पोटेशियम को क्या बोलूंगा, सी। एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। नाउ अब यहां पे अगर मुझे डोबर्नियर ट्रायड बताना है तो हमने क्या सीखा है, द मीन मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मींस यहां पे क्या बोला है, A प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ये मीन मास हो गया, मीन निकालता आता है ना। इफ इट इज इक्वल टू B अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B, तो ये क्या रहेगा, डोबर्नियर ट्रायड रहेगा। ये तुम्हारा रूल फॉलो होना चाहिए। नाउ अब यहां पे देखते हैं A प्लस C, A क्या है तुम्हारा, लिथियम है 6.9 प्लस पोटेशियम 39.1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। क्या आता है, इसको कैलकुलेट करो, 39.1 प्लस 6.9 कितना होता है, 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 23 होता है। तो B का वैल्यू कितना है, 23 है, मतलब इसका इक्वल टू क्या है, अभी इसको ऐसे शो करते हैं, सपोज इक्वल टू B, फॉर्मूला में 23 B का वैल्यू है, यहाँ पे 46 इज इक्वल टू 23, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 इज इक्वल टू 23, मींस the mean mass of first and third element is approximately equal to, just say approximately equal to the mass of middle element, means lithium, sodium, potassium are called as डोबर्नियर ट्रायड। इसको हम लोग डोबर्नियर ट्रायड बोल सकते हैं। इसको और प्रूफ करते हैं।
ये तीनों एलिमेंट का प्रेजेंट रहते हैं अल्कली मेटल, दैट इज ग्रुप 1। तीनों की वैलेंसी क्या रहती, 1 रहती। अभी हमको पता चला, पहले पता नहीं था जब डोबर्नियर ने क्लासिफाई किया था, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, दे ऑल आर अल्कली मेटल। नाउ इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हम उसको भी क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। Now let's see these two example, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे देखना ये डोबर्नियर ट्रायड है कि नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको रूल लगाओ। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन मास मतलब 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 88.7। ये होना चाहिए इक्वल टू, इसका सब इतना आना चाहिए, फिर इसके अप्रोक्स वैल्यू आना चाहिए। तुम लोग जस्ट वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो, यहाँ पे वही अप्लाई करो। 35.5 plus 126.9 divided by 2 is equal to 81.2 आना चाहिए, राइट। वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इसको एफर्ट से कैलकुलेट करो 2 मिनट में, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। Now I hope you guys saw it, but यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था, यहाँ पे 87.6 था और यहाँ पे 79.9 था, एक छोटा सा करेक्शन कर लो वहाँ पे, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन मास कितना रहा है 88.7 और मिडिल एलिमेंट का मास कितना है 87.6। तो यहाँ पे 88.7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 89, इट इज इक्वल टू 88। तो ये अप्रोक्स वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक दो का फर्क यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डोबर्नियर ट्रायड। नाउ इसको अगर हम लोग देखते हैं, इस एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम लोग मीन मास निकालते हैं तो इक्वल टू कितना आ रहा है 81.2। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स, सॉरी bromine is the mass of bromine is, the mass of bromine is 79.9, 79.9। एक छोटा सा करेक्शन, इसके कारण वहां मिस्टेक्स हुआ था, ठीक है, होता है ये, ऐसे भी गलती इंसान से होती है, हम भी इंसान ही है, राइट। तो बट गलती को टाइम पे सुधार लेना ही अच्छी बात है, राइट। चलो जाने दो। तो यहाँ पे बात समझना क्यों डोबर्नियर ट्रायड है, बिकॉज द मास, मीन मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोबर्नियर ट्रायड बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ ना। और भी हम लोग 2-3 एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। ये 3 एग्जांपल है, प्लीज नोट डाउन। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये 3 एग्जांपल है, जस्ट अप्लाई द रूल एंड फाइंड आउट दिस 3 आर डोबर्नियर ट्रायड और नॉट, राइट। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, राइट। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखो हमने 3 एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, इसका मीन मास निकाले 24.3 प्लस 87.6 डिवाइड बाय 2, इट कम्स टू 111.9 डिवाइड बाय 2। जस्ट क्रॉस चेक इट, हो सकता है मेरा गलत हो आपका सही हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, सर आपका कैलकुलेशन गलत है, हमारा सही है, राइट, तो मैं करेक्ट कर लूंगा फिर, राइट। बट मुझे लग रहा है कि ये सही है। तो the mean mass of first and third element is 55.95, it is not equal to 40.1, मतलब अप्रोक्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट अ डोबर्नियर ट्रायड, ये 3 एलिमेंट डोबर्नियर ट्रायड नहीं होगा। Move on the second example, mass of sulfur is 32.1, tellurium is 127.6, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 159.7 डिवाइड बाय 2 करो कितना आता है 79.85, means it is approximately equal to the mass of the middle element, means it is a डोबर्नियर ट्रायड। थर्ड एग्जांपल पे आओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम का मास 9, कैल्शियम का 40.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20 इज इक्वल टू 49.1 बाय 2। तो टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे, मीन मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट कितना आ रहा है 24.54, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मींस दिस वन इज आल्सो डोबर्नियर ट्रायड। इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे निकालते आना चाहिए, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि डोबर्नियर ट्रायड क्या होता है। नाउ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, the drawback of डोबर्नियर ट्रायड is that it
कैन एक्सप्लेन ओनली सम ऑफ द ट्रायड्स, कुछ ही ट्रायड उसने एक्सप्लेन किया, बाकी ट्रायड को उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, बाकी ट्रायड्स को उसने कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। बाकी इसने जो चीजें दिया सही है, राइट, बट ओवरऑल इसने कुछ ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया, सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाया। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज डोपरनियर ट्रायड, राइट। I hope you can enjoy today's video. If you can enjoy, please like, subscribe and share my YouTube channel, that is आपके स्क्रीन पे, गुरुकुल एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री बाय संजय रॉय, राइट। तो आज हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तब तक प्लीज घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाहर मत निकलिए, मैं आपके घर तक ही सब कुछ पहुंचा दूंगा आपके पास, राइट। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।